ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सनीचर 28 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। सदर ट्रंप ने कहा है कि गजा में जंग बंदी आइंदा एक हफ्ते के अंदर मुमकिन है। And we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. इसराइली हमलों में हलाक होने वाले ईरानी फौजी अफसरान और जोहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी वजीर खारिजा का कहना है कि अगर ट्रंप माहिदा चाहते हैं तो ईरानी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करना बंद करें। Yesterday that we won the war. Oh God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सवात दरिया में अचानक सैलाब के बाइस हलाकतें, आवाम का गुस्सा, इंतजामिया की वजाहतें। इसमें हमारी जो लोकल इंतजामिया है, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले ये इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने इस दरिया को बिल्कुल खंडर बनाया है। लोग आते हैं, इससे बाजरी निकालते हैं, इसमें बिल्कुल खड़े बने हैं, इसमें कुएं बने हैं। इंतजामिया बिल्कुल बेहोश है, खामोश है। सारे दुनिया से लोग इधर आते हैं, लेकिन इधर कोई इंतजामिया का नाम भी नहीं है। ईरान पर गिराए गए बमों का तजर्बा, पेंटागन में बंकर बस्टर का वीडियो मुजाहिरा। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये 15 साल से ज्यादा अरसे की डेवलपमेंट और तजर्बात का निचोड़ है। मुख्तलिफ मॉडल्स पर सैकड़ों बार तजर्बाती तौर पर फायर किया गया। ये सिर्फ एक हथियार है। तो अगर आप देखें, यहाँ मजीद 5 बम भी हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है। ईरान में इसराइली इंटेलिजेंस से राब्तों के इल्जाम में मुतअद्दिद अफराद को फांसी। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद अब ईरान में हुक्काम ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्तों के इल्जामात पर मुतअद्दिद अफराद को फांसियां दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपीलें मंजूर, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कालादम। तज्जियाकार बोला, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो आज का दिन बड़ा बुरा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी कि 70 सीटें उनको मिल जाएंगी और उससे सूबों के अंदर भी और वफाक के अंदर भी इनकी पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो जाएगी। लेकिन ये फैसला अनएक्सपेक्टेड ही हुआ है। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि सियासी जमातों से राब्ते नहीं, मामलात खुद हल करें। देखिए, we have been absolutely clear on this. It is for the politicians to talk with each other. And it is, और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया। शुमाली कोरिया में नया सियाहती मंसूबा मुकम्मल, किम जोंग उन की शिरकत। शुमाली कोरिया के लीडर ने इस तकरीब में अपनी अहलिया री सोल जू और बेटी किम जो आई के साथ शिरकत की। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने सियाहत को फरोग देने के लिए शुरू किया है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट पर ड्रोन्स की मदद से सफाई। ड्रोन्स की मदद से माउंट एवरेस्ट पर कचरे का बुरहान हल किया जा रहा है। जिस तरह दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ पर चढ़ने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे ही कचरा भी बढ़ रहा है। पश्तो गाना सदाशना पाकिस्तान में वायरल। हुमायूं सईद और माहिरा को सेट पर ही गाने का मतलब समझाया गया। को जब लिप सिंक करना है, आपको लिप सिंक करनी है, तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो वर्ड टू वर्ड फिर मैंने उनको उधर ही सेट पे आधा घंटा 1 घंटा मैंने हुमायूं भाई और माहिरा खान को मैं साइड पे लेके गया। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स मैंने कुछ अपलोड भी किए। तो उनको वर्ड टू वर्ड मैंने कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये बताया और इनका मतलब क्या है। और जानिए बॉलीवुड के खतरनाक मोगेम्बो अमरीश पुरी के बारे में, जो फिल्म के हीरो से भी ज्यादा मशहूर हुआ। मोगेम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। तेहरान
ईरान में आज लगभग 60 अफराद की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा कर दी गई हैं। इन अफराद में फौजी कमांडर्स और जोहरी साइंसदान भी शामिल हैं जो इसराइल से 12 रोज़ा जंग की इब्तिदा में हलाक हो गए थे। तेहरान के गवर्नर के दफ्तर ने कल ऐलान किया था कि तमाम दफातर आज बरोज़ हफ्ता 27 जुलाई को जनाजे की तकरीब के दौरान बंद रहेंगे। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला अवाम और दफ्तरी मुलाजमीन को जनाजे में शिरकत का मौका फराहम करने के लिए किया गया है। इन ताबूतों के गिर्द ईरानी झंडा लिपटा हुआ है और उन पर हलाक होने वाले कमांडर्स की तस्वीर भी देखी जा सकती हैं। ख्याल रहे कि इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग रवां हफ्ते अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत के बाद जंग बंदी पर ख़त्म हुई थी। जिन अफराद के जनाजे पढ़े जा रहे हैं इनमें मोहम्मद बाकरी शामिल हैं जो ईरान की अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और सबसे आला ओहदे पर फाइज फौजी अफसर थे। लोगों की बड़ी तादाद ईरानी झंडे लहराते हुए हलाक होने वालों की तस्वीर थामे खड़ी थी और उनमें से अक्सर स्याह लिबास में मलबूस हैं। सनीचर को पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी की नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई। इसके अलावा मोहम्मद महदी तेहरानची समेत मुतअद्दिद जोहरी साइंसदानों के जनाजे भी पढ़ाए गए हैं। ये आखिरी रसूमात एक ऐसे वक्त पर अदा की गई हैं जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो ईरान पर दोबारा हमले करने पर भी गौर करेंगे अगर इंटेलिजेंस से ये मालूम होता है कि ईरान के पास एक मखसूस सतह से ज्यादा अफजुदा यूरेनियम है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को एक बयान में कहा है कि हमें लगता है कि गजा में आइंदा एक हफ्ते के अंदर जंग बंदी मुमकिन है। ओवल ऑफिस में कांगो और रवांडा के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत के दौरान ट्रंप ने वजाहत की कि वो समझते हैं कि गजा में जंग बंदी करीब है। उन्होंने कहा कि मेरी इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी तक पहुंचने की कोशिश करने वाले कुछ लोगों से बात हुई है। ट्रंप ने उन अफराद के नाम जाहिर नहीं किए लेकिन वो एक से ज्यादा मौके पर इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वो ईरान और इसराइल की जंग के दौरान इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ राब्ते में थे। ट्रंप ने कहा कि हम इस इलाके में बहुत सारा पैसा भेज रहे हैं और खाना और इमदाद भी भेज रहे हैं। हम इस तनाज़े में शामिल नहीं हैं लेकिन हम हैं भी क्योंकि लोग मर रहे हैं। That's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. ट्रंप ने बुध के रोज भी एक बयान में कहा था कि उनके खसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने उन्हें मुतला किया है कि गजा में जंग बंदी बहुत करीब है। ताहम हमास के खारिजा ताल्लुकात के ओहदेदार और उसके सियासी ब्यूरो के रुकन बासिम नईम ने BBC को एक खसूसी बयान में इस बात की तस्दीक की कि गजा में जंग बंदी के हवाले से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई। खबर रसा इदारे रोटर्स ने बाखबर ज़राए के हवाले से बताया है कि वाशिंगटन में इसराइली सफीर गजा और ईरान के बारे में ट्रंप इंतजामिया के हुकाम से बातचीत करेंगे। ज़राए ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के व्हाइट हाउस के मुमकिना दौरे का भी इंदिया दिया है, ताहम कोई तारीख तय नहीं की गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान BBC फारसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप से सवाल किया कि अगर ईरान यूरेनियम की अफजुदगी को उस सतह पर ले जाता है जो कि आपके लिए रेड लाइन है तो क्या आप ईरान पर फिर हमला करेंगे। इस सवाल का मुख्तसर जवाब देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान एक मर्तबा फिर जोहरी प्रोग्राम शुरू करेगा। उनका कहना था कि ईरान ने तकरीबन
खरबों डॉलर अपने जौहरी प्रोग्राम पर खर्च किए और अब वो इसे चला तक नहीं सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स की भी तरदीद की है कि उनकी इंतजामिया सिविलियन जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए ईरान को 30 अरब डॉलर तक की माली इमदाद फराहम करने पर गौर कर रही है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि अगर सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं तो उन्हें रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के बारे में अपना हतक आमेज और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। अराक्ची ने लिखा कि सदर ट्रंप के रवैये ने उनके लाखों हकीकी पैरोकारों के दिलों को जख्मी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों को जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 रोज कबल ईरानी रहनुमा के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा था कि हमने जंग जीत ली है और आयतुल्लाह खामनाई के बयान की नकल करते हुए तंजिया लहजे में कहा था कि हम जीत गए। Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सवाद दरिया में अचानक सैलाब के बाइस मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े के बाद शहरियों ने इंतजामिया की नाअहली पर शदीद गुस्से का इजहार किया है। सूबाई हुकूमत ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चंद अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि गैर मुतवक्के बारिशों के बाइस सूरत हाल पैदा हुई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा सवाद दरिया में सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 11 अफराद समेत 70 अफराद फंस गए थे। अब तक 15 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 50 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। मज़ीद तफसीलात अजीज़ुल्लाह खान से। स्वात में बाईपास के करीब दरियाए स्वात में जब तुग़यानी आई तो उस वक़्त वहाँ पे कोई 16 के करीब लोग दरिया के अंदर खुश्की की जगह पे मौजूद थे। दरिया का रेला इतना जल्दी और अचानक आया कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो एक ही ख़ानदान के 16 अफराद वहाँ पर फंस गए। इन 16 अफराद को बचाने के लिए कोशिशें मकामी लोगों ने भी की और रेस्क्यू के एहलकार भी पहुंच गए, लेकिन जब वो रेत का जो जहां पे खुश्की पे मौजूद थे वो फिसला तो वो दरिया में डूब गए। दरिया स्वात में आज सुबह सवेरे मुख्तलिफ मकामात पर ये रेला गुजरता गया और वहां पर लोग फंसते गए। 40 से 45 लोग मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हैं जिनको रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने रेस्क्यू किया है। इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे पास वो इंतजाम नहीं है जो बाहर मुल्कों में होते हैं। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, मुकामी लोग जो थे, हमारे जो इधर के जो मुकामी जाला करते उनकी मेहनत से ये डेड बॉडी वगैरह निकले और ये ज़िली इंतजामिया के एहलकार जो थे वो तो टाइम पे नहीं पहुंचे थे। इसमें हमारी जो लोकल इंतजामिया है मेरे ख्याल में तो सबसे पहले ये इन्वॉल्व है, क्योंकि इन्होंने इस दरिया को बिल्कुल खंडर बनाया है। लोग आते हैं, इससे बाजरी निकालते हैं, इसमें बिल्कुल खड़े बने हैं, इसमें कुएं बने हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल बेहोश है, खामोश है। सारे दुनिया से लोग इधर आते हैं लेकिन इधर कोई इंतज़ामिया का नाम भी नहीं है। आप देखो पंजाब को, पंजाब में एयर एम्बुलेंस है तो इधर तो तकरीबन 2 घंटे हो गया और लोग इधर फंस गए थे और एक बंदा नहीं था उसके उठाने के। 1122 का तो ये काम नहीं है कि वो आएगा और ऊपर से आएगा, और ये तो इसमें सूबाई हुकूमत का बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था। 1 घंटे से ये जो 18 आदमी था वो मौत की मंजर देख रहा था और इंतज़ार था कि रेस्क्यू वाला आएगी मुझे या 18 आदमी को बचाने के लिए। आज एक अफसोसनाक वाक़या हमारे यहाँ पे पेश आया है सवात में, जिसमें 16 ऑलमोस्ट टूरिस्ट हमारे एक सैलाबी रेले में फंस गए थे जो दरिया के बीचों बीच इस वक्त सेल्फी ले रहे थे। उसमें हमने फौरी तौर पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ किया जिसमें 3 लोगों को हमने ज़िंदा बचा लिया और 9 डेड बॉडीज़ हम रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि लवाहिकीन को उनकी डेड बॉडीज़ हवाला की जा सके। मकामी लोगों का कहना है कि मेट ऑफिस और PDMA की जानिब से अलर्ट तो जारी किए गए लेकिन इंतज़ामिया के जानिब से अमली इकदामात कोई नज़र नहीं आए ताकि यहाँ पे जहाँ लोग ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे पुलिस या इंतज़ामिया के एहलकार मौजूद होते ताकि सैलाब का अगर उन्हें पहले से पता चल गया था तो इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकती थी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन ने पेंटागन में एक तजर्बाती वीडियो दिखाई जिसमें बंकर बस्टर बमों का मुजाहरा किया गया है। वाज़ेह रहे कि यही बम ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर किए गए हालिया हमलों में इस्तेमाल हुए थे। जनरल डैन कैन ने
मीडिया को एक तफसीली ब्रीफिंग भी दी जिसमें ईरान पर हमलों की तफसीलात पेश की गई हैं। जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये 15 साल से ज़्यादा अरसे की डेवलपमेंट और तजर्बात का निचोड़ है। मुख्तलिफ मॉडल्स पर सैकड़ों बार तजर्बाती तौर पर फायर किया गया। ये सिर्फ एक हथियार है। तो अगर आप देखें यहाँ मज़ीद 5 बम भी हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है। इसे 1 मिनट चलने दें। आप देख सकेंगे कि मिशन में अंदर क्या हुआ। एक आम बम के बरक्स आपको यहाँ कोई बड़ा गड्ढा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बम इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि ये गहराई में दफन होकर फिर अपना काम करते हैं। मुझे मालूम है कि इस बारे में बहुत से सवालात उठे हैं। तमाम 6 बमों ने फोर्डो के हर वेंट को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। ईरानी हुकाम ने इस्राएली इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रवाबत के इल्जाम में कई अफराद को फांसी दे दी है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तारियां अभी भी जारी हैं और मजीद अफराद से तफ्तीश की जा रही है। मजीद तफसीलात नाजिश फैज से। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के बाद अब ईरान में हुक्काम ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्तों के इल्जामात पर मुतादिद अफराद को फांसियां दी हैं, जबकि इस ज़मन में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हुकाम के मुताबिक ईरान की सिक्योरिटी सर्विसेज में इसराइली एजेंट्स बड़े पैमाने पर रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए थे। तो ईरान में फांसियां किन अफराद को दी जा रही हैं? ईरानी हुक्काम समझते हैं कि इस जंग के दौरान ईरान से जो मालूमात इसराइल को दी गई, इसके बायस मुल्क में हाई प्रोफाइल शख्सियात की हलाकत हुई, जिसमें पासदारान इनकलाब और ईरानी फौज की सीनियर फौजी क़यादत और जौहरी साइंसदान शामिल हैं। ईरान के मुताबिक ये हलाकतें इसराइल की मुसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के ईरान में काम करने के बायस पेश आए। ईरानी हुक्काम ऐसे हर शख्स को निशाना बना रहे हैं जिसके हवाले से ये गुमान मौजूद है कि वो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता है। तहम अक्सर अफराद को ये भी डर है कि मुखालिफ आवाज़ों को दबाने और अवाम पर अपना कंट्रोल रखने का एक नया तरीका है। हुकाम की जानिब से इसके बाद से गद्दारी के इल्जामात पर मुल्क भर से सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सरकारी टीवी की जानिब से हिरासत में मौजूद इन मुल्ज़मान के मुबैना इतराफ़ी बयान चलाए गए, जिनमें वो मुबैना तौर पर इसराइली एजेंट्स के साथ ताउन के इल्ज़ाम की तस्दीक कर रहे हैं। इंसानी हकूक ग्रोहों का रद्द-ए-अमल। ह्यूमन राइट्स ग्रुप और समाजी कारकुनान ने इन ताज़ा तरीन इक़दामात के हवाले से खौफ का इजहार किया है। उन्होंने ईरान की जानिब से माजी में गैर मुनसिफाना मुकदमात चलाने की रवायत और ज़बरदस्ती इतराफ़ी बयानात की मिसालें दी हैं। इस हवाले से भी खदशात मौजूद है कि मज़ीद फांसियाँ भी दी जा सकती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों एक्टिविस्ट, राइटर्स और आर्टिस्ट को भी हिरासत में लिया है, जिनमें से कई को इल्ज़ामात के बगैर गिरफ्तार किया गया। ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि 2022 में हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मारे जाने वाले अफराद के अहले खाना को भी निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान की वजारत इंटेलिजेंस का दावा है कि वो मगरबी और इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के खिलाफ मुसलसल जंग कर रहे हैं, जिनमें CIA, मोसाद और MI6 शामिल हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपीलों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के उस अक्सरियती फैसले को कालादम करार दे दिया है, जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। जुमे को जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने नजरसानी की इन अपीलों पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये अपीलें मंजूर कर ली हैं और पिशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत उज़्मा ने अपने मुख्तसर फैसले में कहा कि मखसूस नशिस्तें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। अदालत ने यह फैसला 7-5 की अक्सरियत से देते हुए ये अपीलें मंजूर की और इस अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली की 77 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस बाकर नजफी ने तमाम अपीलें मंजूर करने के हक में फैसला दिया, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हुसैन रिजवी ने अपने फैसले में
जुज़वी तौर पर ये अपीलें मंजूर की हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन से कहा गया है कि वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का दोबारा जायजा ले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने BBC को इंटरव्यू में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से किसी भी खुफिया राब्ते की तरदीद करते हुए कहा है कि सियासी मामलात सियासतदानों को खुद हल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासी जमातों से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। इंटरव्यू में बलूचिस्तान में मुबैना जबरी गुमशुदगियों, सियासत में फ़ौज की मुदाखलत और भारत व अफ़गानिस्तान से मुतल्लक सवालात पर भी गुफ्तगू की गई। ये इंटरव्यू 18 मई को ISPR में रिकॉर्ड किया गया था और हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद DGISPR ने BBC समेत दीगर आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दिए थे। देखिए, we have been absolutely clear on this. It is for the politicians to talk with each other. एंड इट इज़, और पाकिस्तान की जो अफवाज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको सियासत के अंदर बराए मेहरबानी इन्वॉल्व ना किया जाए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू पोलिटिकल पार्टीज, वी टॉक विद द गवर्नमेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान विच इज़ कंपोज्ड बाय द पोलिटिकल पार्टीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो इस वक्त जो भी गवर्नमेंट होती है वो उस वक्त की रियासत होती है, एंड द आर्म्ड फोर्सेज अंडर द पोलिटिकल लीडरशिप ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम ऑपरेट एंड वर्क। शुमाली कोरिया के मशरकी साहिल पर एक नया सियाहती रिजॉर्ट मुकम्मल कर लिया गया है। इफ्तिताई तकरीब में शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन अपनी अहलिया और बेटी के हमरा शरीक हुए। किम जोंग उन को उम्मीद है कि यह मंसूबा मुल्क की सख्त निगरानी वाले निज़ाम में सियाहत को फ़रोग़ देगा। किम जोंग उन एक बड़े सियाहती जोन के मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। शुमाली कोरिया के लीडर ने इस तकरीब में अपनी अहलिया री सोल जू और बेटी किम जो आई के साथ शिरकत की। सरकारी मीडिया के मुताबिक ये एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने सियाहत को फरोग देने के लिए शुरू किया है। विंसान कालमा 1 जुलाई से मुकामी सियाहों के लिए खुलेगा, अपने शेड्यूल से 6 साल पहले। अभी ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर गैर मुल्की सियाह कब से आ सकेंगे। सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक इस रिजॉर्ट में 20,000 सियाह आ सकते हैं और ये 4 किलोमीटर के समंदरी साहिल पर वाक़ है। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और वाटर पार्क है, लेकिन इस सब की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। शुमाली कोरिया, जिस पर उसके जोहरी हथियारों के प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां आयद हैं, दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये प्योंगयांग के लिए कमाई का आसान जरिया है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट की सफाई के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है ताकि शेर पांव पर बोझ कम हो और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी को आलूदगी से बचाया जा सके। पहाड़ पर तकरीबन 50 टन कचरा और 200 से ज्यादा लाशें मौजूद हैं, जिसके बाइस इसे दुनिया का बुलंद तरीन कचरा घर भी कहा जाता है। मज़ीद जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। ड्रोन्स की मदद से माउंट एवरेस्ट पर कचरे का बुरहान हल किया जा रहा है। जिस तरह दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ पर चढ़ने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है, वैसे ही कचरा भी बढ़ रहा है। अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट 50 टन कचरे और 200 लाशों से ढकी है। लोगों के साथ कचरा नीचे लेकर जाने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से वो काम जो पहले 5 से 6 घंटे में होता था, अब सिर्फ 10 मिनट में और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाता है। बड़ी इफेक्टिव, किनकि मान्छेको तुलनामा अझ बढी भारी पनि बोक्दिने भएको हुनाले चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि ड्रोन्स की वजह से शेरपाओं की आमदनी खतरे में पड़ सकती है। शेरपा को रोजी रोटी हमने शेरपाओं की रोजी रोटी खत्म नहीं की, बल्कि उनकी जानें बचाई हैं। इतनी ऊंचाई पर 1 किलो वजन उठाना 100 किलो उठाने जैसा होता है और ये रिस्की काम अब ड्रोन्स करेंगे। शेरपाको त्यो जोखिमपूर्ण काम एउटा ड्रोनले गरिरहेको छ। नेपाली फौज ने एवरेस्ट और हिमालय की दूसरी चोटियों से 11 टन कचरा, 4 लाशें और एक ढांचा हटाया है।
लव गुरु का पश्तो गाना सदाशना इन दिनों स्पॉटिफाई पर पाकिस्तान के सबसे वायरल गानों में शामिल है। गुलकार जुनैद कामरान सिद्दीकी ने बताया कि शूटिंग के दौरान उन्होंने अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान को गाने का मतलब समझाया ताकि वो इसे बेहतर अंदाज में अदा कर सकें। मज़ीद तफसीलात इफ्तिखार खान की इस रिपोर्ट में। जिन लोगों को पश्तो नहीं भी समझ आती वो भी मुझे मैसेज करें कि जुनैद भाई बीट बहुत मज़े की और हम आपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन इतनी अच्छे तरीके से की कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। गाने का मतलब ऑफ कोर्स उनको नहीं समझ आ रही थी उस वक्त और उनको जस्ट बीट वो एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि नहीं, आपको जब लिप सिंक करना है, आपको लिप सिंक करनी है तो आपको मतलब भी पता होना चाहिए। तो वर्ड टू वर्ड फिर मैंने उनको उधर ही सेट पे आधा घंटा 1 घंटा मैंने हुमायूं भाई और माहिरा खान को मैं साइड पे लेके गया। सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं बिहाइंड द सीन्स मैंने कुछ अपलोड भी किए। तो उनको वर्ड टू वर्ड मैंने कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये बताया और इनका मतलब क्या है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छे तरीके से सिंक हुआ है उनका। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक टॉप चार्ट्स में ये आ चुका है। ये गाना फिल्म के 5 गाने तो हमारा गाना सोशल मीडिया नंबर्स के मुताबिक ये सबसे ऊपर है और रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है जी, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। दुनिया भर से लोग मैसेज कर रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत, पठानों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। सामीन, BBC रीड्स ने आज बॉलीवुड के खतरनाक विलन मोगैम्बो पर गुफ्तगू की जिसे अदाकार अमरीश पुरी ने अमर किरदार बनाया। अमरीश पुरी ने अपने कैरियर का आगाज थिएटर से किया लेकिन वो जल्द ही हिंदी फिल्मों का एक ऐसा चेहरा बन गए जिसने हर किरदार को यादगार बना दिया। खासतौर पर मनफी किरदारों में उनकी पहचान बनी। रिहान फजल की तहरीर पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। मोगैम्बो खुश हुआ। आप में से कौन है जो इस डायलॉग को नहीं जानता? 1987 में जब शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया रिलीज हुई तो उसमें विलन का किरदार अदा करने वाले अमरीश पुरी ने हीरो से ज़्यादा मकबूलियत पाई। मोगैम्बो को बॉलीवुड की तारीख में संग मील किरदार समझा जाता है और इस किरदार को अदा करने वाले अमरीश पुरी, जिनकी विलन की एक्टिंग ऐसी होती थी कि लोग असल में उनसे डरते थे। आज BBC रीड्स में बात बॉलीवुड के बेस्ट विलन की जिन्होंने हिंदी फिल्मों और थिएटर में तो बेइंतहा मकबूलियत पाई लेकिन साथ ही हॉलीवुड की फिल्मों में भी कुछ यादगार किरदार अदा किए। रिहान फजल की तहरीर और मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। जैसे ही अमरीश पुरी का जिक्र होता है सबसे पहले जो इमेज जहन में आती है वो एक विलन की होती है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में मुतादिद और मुख्तलिफ किरदार अदा किए हैं लेकिन हाँ, बॉलीवुड में उनके जैसा कोई विलन नहीं है। बालाजी विट्टल अपनी किताब प्योर इविल द बैड मैन ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं कि मोगैम्बो ने अपनी शख्सियत में विलन की तस्वीर कशी की थी लेकिन वो ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद को नापसंद करते थे। मिस्टर इंडिया, गदर, नायक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गांधी, इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम, राम लखन और मुतादिद हिट फिल्मों में अदाकारी करने वाले अमरीश पुरी 40 बरस की पक्की उम्र में बॉलीवुड तक कैसे पहुंचे और थिएटर में एक ब्रेक ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी, इसकी बात आगे करेंगे। लेकिन पहले अमरीश पुरी का ज़ाती पस मंज़र। 1932 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके नौशहरा में पैदा होने वाले अमरीश पुरी ने अपनी इब्तदाई तालीम BM कॉलेज शिमला से हासिल की। 50 की दहाई में वो बॉम्बे चले गए जहां उनके 2 भाई मदन पुरी और चमन पुरी पहले ही फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी अपनी ट्रेडमार्क टोपी, चौड़े कंधों, लंबे कद और भारी आवाज़ के लिए मशहूर थे। उनके भाई मदन पुरी हिंदी फिल्मों में जाने पहचाने अदाकार थे। अमरीश पुरी को थिएटर में दिलचस्पी थी और उनको थिएटर में अदाकारी का पहला मौका इंडियन थिएटर की मशहूर शख्सियत इब्राहिम अलकाजी ने 1961 में दिया। अमरीश पुरी अपनी बायोग्राफी द एक्ट ऑफ लाइफ में लिखते हैं कि अलकाजी ने मुझे 5 मिनट के अंदर एक स्क्रिप्ट देकर बेपनाह एतमाद से भर दिया। मैं जानता था कि जब मैं लंबी राहदारी के दूसरे सिरे पर उनकी मेज़ की तरफ बढ़ रहा था तो वो मुझे गौर से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे थिएटर में दिलचस्पी है। जैसे ही मैंने हाँ कहा, उन्होंने फ़ौरन मुझे एक स्क्रिप्ट निकाल कर दिया और कहा कि मैं आर्थर मिलर के ड्रामे अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज में मरकज़ी किरदार अदा करूँगा। फिर अमरीश पुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने विजय तेंदुलकर के ड्रामे सुखराम बाइंडर से काफ़ी शोहरत हासिल की।
ये ड्रामा एक गैर शादीशुदा बुक बाइंडर की कहानी थी जो एक बेघर औरत को घर लाता है और उसके साथ रिश्ता कायम करता है। अमरीश पुरी के एक और थिएटर गुरु सत्यदेव दुबे थे। उन्होंने एक बार अमरीश पुरी को याद करते हुए कहा था कि अमरीश पुरी के लिए एक वक्त में काम और थिएटर करना आसान नहीं था, लेकिन वो अपने वक्त को मैनेज करना जानते थे। उन पर ख़ानदान की जिम्मेदारियां थी और उन्हें अपने बीवी बच्चों के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत थी। थिएटर से उन्हें पैसे नहीं मिलते थे। आखिरकार उन्होंने ड्रामों में काम कम कर दिया और फिल्मों में काम शुरू कर दिया। सत्यदेव दुबे ने अमरीश पुरी की इंतहाई नर्म मिजाजी के बारे में बात करते हुए लिखा था कि मुमकिन तौर पर कोई दूसरा फनकार ये दावा नहीं कर सकता कि उसे मुझसे इतनी डांट पड़ी होगी जितनी अमरीश पुरी को पड़ी है। वो कहते हैं लेकिन इससे उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ और ना ही उनके दिल को ठेस पहुंची। सत्यदेव दुबे कहते हैं कि मैंने एक बार एक वर्कशॉप में कहा था कि ख़वातीन में लगन की वजह से सीखने की सलाहियत निस्बतन ज़्यादा होती है और अमरीश पुरी थिएटर को मिलने वाली एक बेहतरीन खातून है। यानी अमरीश पुरी एक बेहद ही डिसिप्लिन और बेहतर से बेहतर अदाकारी करने का अज़म रखने वाले अदाकार थे जिन्हें स्टेज ड्रामा बनाने वाले बेहद पसंद करते थे। अमरीश पुरी की अदाकारी और थिएटर की सलाहियतों को पहचानते हुए हिदायतकार श्याम बेनेगल ने उन्हें अपनी मशहूर फिल्मों जैसे मंथन, निशांत और भूमिका में अदाकारी का मौका दिया। नतीजा ये निकला कि श्याम बेनेगल और अमरीश पुरी सिनेमा के लिए एक ऐसी जोड़ी बन गए जिनका एक दूसरे के बगैर तसव्वुर मुश्किल हो गया। श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अमरीश पुरी के ड्रामे देखता था। निशांत में कास्ट करने से पहले मैं उन्हें एक दोस्त के तौर पर जानता था। निशांत के लिए मैं एक ऐसा किरदार चाहता था जिसकी पर्सनैलिटी बेहद इम्प्रेसिव हो। उनकी शख्सियत में वो बात थी और वो बात स्क्रीन पर सामने आई। अमरीश पुरी ने मंडी फिल्म में एक फ़कीर का किरदार अदा किया और वो उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से एक है। श्याम बेनेगल के मुताबिक नौजवान अदाकारों के साथ अमरीश पुरी का रवैया बहुत अच्छा होता था। सरदारी बेगम फिल्म में एक नौजवान अदाकारा स्मृति मिश्रा बहुत नर्वस थी। श्याम बेनेगल उन पर चीख रहे थे लेकिन अमरीश पुरी उनसे प्यार से बात करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। अमरीश पुरी ने विजय तेंदुलकर के लिखे हुए कई ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी की। विजय तेंदुलकर ने अमरीश पुरी की तारीफ करते हुए लिखा था कि अमरीश पुरी की आवाज़ थिएटर के लिए बनी थी, थिएटर ने उन्हें तराशा था, वो अदाकारी की मशीन नहीं थे। सूरज का 7वां घोड़ा में उनकी अदाकारी यादगार है। मशहूर थिएटर पर्सनालिटी और हिदायतकार गिरीश कर्नाड अपनी बायोग्राफी द लाइफ एट प्ले में अमरीश पुरी से अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए लिखते हैं कि जब अमरीश रिहर्सल नहीं करते थे तो वो ग्रुप से बाहर टहलते रहते थे। जब गिरीश कर्नाड को जनूबी इंडिया की ज़बान कन्नड़ में काडू फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला तो उन्होंने अमरीश पुरी को लिया। अमरीश पुरी को कन्नड़ ज़बान नहीं आती थी, वो डायलॉग याद करते थे लेकिन जैसे ही कैमरे के सामने जाते तो मायूस होकर अपने माथे पर हाथ मारते। गिरीश कर्नाड को उनके डायलॉग सिर्फ 6 लाइनों तक महदूद करने पड़े। नतीजा ये हुआ कि अमरीश पुरी एक खामोश किरदार बनकर रह गए। इसके बावजूद उनकी अदाकारी ने फिल्म में जान डाल दी और काडू बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट हुई। अमरीश पुरी में एक लम्हे को कैद करने की हैरत अंगेज सलाहियत थी। उनके दोस्त और हिदायतकार गोविंद निहलानी याद करते हुए कहते हैं कि अमरीश पुरी ने फिल्म तमस में शानदार काम किया। एक सीन में उन्हें सिखों के सत्संग की कुछ लाइनें पढ़नी थी। अमरीश पुरी वो लाइनें याद नहीं कर सके तो उन्होंने कैमरे के सामने रखे बोर्ड पर खुद उर्दू में वो लाइनें लिखी और एक बार में ही शॉट दे दिया। बॉलीवुड के शोमैन यानी सुभाष घई ने अमरीश पुरी को अपनी फिल्म क्रोधी में पहली बार विलन का किरदार दिया। सुभाष घई बता देंगे जब उन्होंने विधाता और सौदागर फिल्में बनाई तो उन्हें दिलीप कुमार के मुकाबिल एक ताकतवर अदाकार की ज़रूरत थी। उन्होंने ये किरदार अमरीश पुरी को दिया और अमरीश पुरी ने दोनों फिल्मों में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। सुभाष घई कहते हैं कि वो अमरीश पुरी को एक ऐसा अदाकार मानते हैं जिसने अपने हिदायतकार को कभी मायूस नहीं किया। जब वो सेट पर होते थे तो डायरेक्टर के साथ चाहे उनकी कितनी भी दोस्ती हो उसको एक तरफ छोड़कर उसे सिर्फ एक हिदायतकार के तौर पर देखते थे। यादें फिल्म की शूटिंग के दौरान सुभाष घई उन पर चीखे लेकिन अमरीश पुरी को बुरा नहीं लगा। सुभाष घई ने बाद में उनसे माफ़ी मांगी। अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की फिल्म गांधी में भी काम किया। उन्हें जनूबी अफ्रीका के एक अमीर ताजिर खान का किरदार दिया गया जो गांधी को वो हासिल करने में मदद करता है जो वो इंडिया के लिए चाहते थे। इस फिल्म का स्क्रिप्ट सर रिचर्ड एटनबरा ने लिखा। अमरीश पुरी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि एटनबरा ने गांधी की स्क्रिप्ट 16 साल में मुकम्मल की। शूटिंग शुरू होने से 1 माह कबल स्क्रिप्ट की कॉपी सबको फराहम की जाती थी और तमाम अदाकारों से तवक्को की जाती थी कि वो सेट पर आएँ तो अपने डायलॉग्स याद कर आएँ।
बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हिदायतकार स्टीवन स्पिलबर्ग ने भी अमरीश पुरी को अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स में विलन का किरदार दिया। अमरीश पुरी को इब्तदा में इस फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, तो उन्होंने एटनबरा से इस बारे में मशवरा किया। एटनबरा ने उनसे कहा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मैं इस वक्त स्टीवन को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म साजों में से एक समझता हूँ। अगर स्टीवन ने आपको बुलाया है तो उसके जहन में आपके लिए कुछ ज़रूर होगा। ये आदमी एक सादा सी कहानी में भी जान डाल सकता है। अमरीश पुरी ने बाद में लिखा कि स्पिलबर्ग एक सादा मौजू को हैरत अंगेज़ बना सकते हैं। वो इतने मेहनती हैं कि वो कम से कम 2 फिल्मों के स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, जबकि एक फिल्म की शूटिंग करते हैं। अमरीश पुरी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इंडिया में गंजेपन को फैशन बना दिया। तो दरअसल हुआ ये कि उन्हें एक फिल्म दिल तुम्हें दिया के हिदायतकार राकेश कुमार ने दादा के किरदार के लिए अपने बाल मुंडवाने पर आमादा किया। उन्हें बताया गया था कि फ़िल्म 1.5 माह में तैयार हो जाएगी, लेकिन फ़िल्म को बनने में 1.5 साल का अरसा लगा। इस दौरान अमरीश पुरी को इस गंजे सर की आदत पड़ गई। उन्होंने फिर कभी बाल नहीं रखे, लेकिन जब भी सूरज की तपिश उनके सर को परेशान करती तो वो टोपी पहन लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता टोपी उनकी पहचान और ट्रेडमार्क बन गई और उन्होंने तरह तरह की टोपियां जमा करनी शुरू कर दी। टोपियों के अलावा उन्हें जूते और घड़ियां जमा करने का भी बहुत शौक था। वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मेरे साइज़ के जूते तलाश करना बहुत मुश्किल है, इसलिए एक बार जब मैं आगरा गया तो मैंने एक साथ 65 जोड़े जूते खरीदे, लेकिन वो स्टॉक भी जल्दी ख़त्म हो गया। शूटिंग के दौरान अगर मुझे कोई जूता पसंद आता तो मैं प्रोड्यूसर को राज़ी करता कि वो इसे मुझे तोहफे में दे दें। लोगों के तासुरात को करीब से देखना अमरीश पुरी की आदत थी। उनके बेटे राजीव पुरी ने फिल्म फेयर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि कार में सफ़र करते हुए वो ये नोट करते थे कि पुलिस कांस्टेबल की शर्ट की फ़िट कैसी है और उसके जूते कितने पुराने हैं। फिल्म गर्दिश में उन्होंने एक पुलिस कांस्टेबल का किरदार बखूबी निभाया। अमरीश पुरी ने अपने करियर में कुल 316 फिल्में की। श्याम बेनेगल की नेताजी सुभाष चंद्र बोस और द फॉरगॉटन हीरो उनकी आखिरी फिल्में थी। अपने आखिरी अयाम में वो ब्लड कैंसर में मुब्तला थे और 12 जनवरी 2005 को 73 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत कम फिल्मी शख्सियात हैं जिन्हें संगीत नाटक अवार्ड से नवाजा गया और अमरीश पुरी को ये एजाज़ 1989 में थिएटर में उनकी खिदमत पर दिया गया। अमरीश पुरी के इंतकाल के बाद ये कहा गया था कि हिंदी फिल्म की स्क्रीन्स पर बहुत से विलन आएंगे और जाएंगे, लेकिन मोगैम्बो की जगह हमेशा खाली रहेगी और हीरोइन से कोई बाप दोबारा ये नहीं कहेगा कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और सामीन, इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ जाता है। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले अब तक की खास खबरें।